हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मार्क। और आज फिर हम लेके आए हैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक, एक न्यू सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आज। सो हम स्टार्ट करते हैं विद अ ब्यूटीफुल कोट। वो व्हाट इज़ रिटन हियर, लीव एंड लर्न, है ना। सीखो और जियो। सीखना क्या है, लर्न क्या करना है। जो भी चीज़ें आपके डेली सर्कमस्टांसेस, डेली लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें आपको सीखनी है। सो लीव एंड लर्न। सो दिस इज प्राची एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकेंड। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकेंड में हम पढ़ रहे यूनिट 6 न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और आज हम डिस्कस करेंगे ऑल द मूवमेंट डिसऑर्डर्स। इट कैन बी कोरिया और कैन बी द एपिलेप्सी और सीजर। सो जितने भी मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सो आर यू पीपल आर रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला है हमारा कोरिया। जैसे कि मैंने बताया कि मूवमेंट डिसऑर्डर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मूवमेंट डिसऑर्डर्स में 3 डिसऑर्डर्स है। ओके, आई एम सॉरी। सो मूवमेंट डिसऑर्डर में 3 डिसऑर्डर है आपका, कोरिया, सीजर एंड एपिलेप्सी। सो कोरिया, सीजर एंड एपिलेप्सी, ये हमारे न्यूरोलॉजिकल सीरीज का लेक्चर 9 है, और ये तीनों डिसऑर्डर हम आज डिस्कस करेंगे। सॉरी। सो कोरिया. So what is chorea? Definition. Chorea is a movement disorder characterized by involuntary, rapid, irregular, purposeless movement of face, limbs of trunk. Face, limbs या trunk का improper movement होना कहलाता है chorea. I'm so sorry. Dash to purposeless, involuntary, rapid, irregular movement. So causes. सो कॉजेज हमारा क्या है, हंटिंगटन्स डिसीज है ना। पहला है हमारा हंटिंगटन डिसीज, कैन बी अ कॉज। देन रोमैटिक फीवर, सेडम्स कोरिया, रोमैटिक फीवर आपने पढ़ा है पीडियाट्रिक्स में, रोमैटिक फीवर विच कैन लीड टू रोमैटिक हार्ट डिसीजेस। देन स्ट्रोक कैन बी अ कॉज। देन प्रेगनेंसी, दैट इज कोरिया ग्रेविडेरम, एंड सर्टेन ड्रग्स लाइक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एंड लेवोडोपा, एंड इवन सम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कैन बी अ कॉज। नेक्स्ट आपका कोरिया के सिम्टम्स क्या होंगे। सो एब्रप्ट इंटरप्टेड स्पीच, है ना, इंसान बोलते बोलते इंटरप्टेड स्पीच आएगी उसकी। इनवॉलेंट्री वोकलाइजेशन, इनवॉलेंट्री वोकलाइजेशन होगा पेशेंट में। देन इनवॉलेंट्री फिडजिटिंग, इनवॉलेंट्री फिडजिटिंग मूवमेंट्स पेशेंट में देखने को मिलेगा। अनेबल टू मेंटेन ऑन गोइंग मोटर एक्टिविटी, सो कोई भी पर्टिकुलर मोटर एक्टिविटी वो नहीं कर पाएगा। जैसे वो ड्राइविंग कर रहा है, इसमें क्या देख रहे हो कि वो ड्राइविंग कर रहा है इंडिविजुअल और वो ड्राइव नहीं कर पा रहा है। सो एनेबल टू मेंटेन द ऑनगोइंग एक्टिविटी। देन आपका है क्लिनिकल फीचर्स। सो जर्की डांस लाइक मूवमेंट्स, जर्की डांस लाइक मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। देन फेशियल ग्रिमेसेस, फेशियल ग्रिमेस, फेशियल ग्रिमेसेस में आपको देखने को मिलेगा कि उसके फेशियल फीचर्स बहुत अलग अलग टाइप के दिखेंगे। वो कोई भी चीज़ अगर बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसको क्या होगी, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। और अगर कुछ आप उसको बोल रहे हो कि स्वेलो करके दिखाओ तो वो स्वेलो नहीं कर पाएगा। सो डिफ़िकल्ट स्पीकिंग एंड स्वेलोइंग, डिफ़िकल्ट स्पीकिंग एंड स्वेलोइंग। देन नेक्स्ट क्या है, पुअर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन विल बी पुअर, सो पुअर कोऑर्डिनेशन। मसल वीकनेस, सो दीज ऑल द क्लिनिकल फीचर्स जो हमको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, असिस्ट विद फीडिंग एंड मोबिलिटी, रिड्यूस करना है हमको फॉल रिस्क, है ना। पेशेंट को हमको फॉल रिस्क में कोरिया है तो इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है तो रिस्क है कि इनवॉलंटरी मूवमेंट से पेशेंट फॉल कर सकता है। सो उसको रिड्यूस करना है, इमोशन सपोर्ट देना है, और हमको प्रिस्क्राइब मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना है। इट कैन बी एंटीसाइकोटिक और बेंजोडाज़ापीन। नेक्स्ट आपका जो हमारा मूवमेंट डिसऑर्डर है वो है हमारा सीजर। सीजर और एपिलेप्सी दोनों में क्या डिफरेंस है? आई ऑलवेज यूज टू आस्क माई स्टूडेंट कि सीजर एपिलेप्सी कन्वर्जन में क्या डिफरेंस है। सो ये लगता है कि कॉमन टर्म है कि मतलब पेशेंट को झटका रहा है, बट दिस इज नॉट कॉमन एक्चुअली। सीजर का मतलब कि एक सडन अटैक हुआ है पेशेंट पे और वो एक सिंगल एपिसोड का है। एपिलेप्सी अगर यही सीजर आपको रिकरेंट हो रहा है बार बार, सो देन इट इज एपिलेप्सी। और कन्वर्जन उसमें कोई मूवमेंट डिसऑर्डर इन्वॉल्व है तो उसको हम कहेंगे कन्वर्जन। So what is seizure? Seizure is a sudden abnormal electrical discharge in brain causing changes in movement, behavior and sensation. Causing changes in movement, behavior and sensation. So उसको हम क्या कहेंगे, seizure disorder.
सॉरी। नेक्स्ट है आपका इसका कॉजेस, क्या क्या कॉजेस हो सकता है सीजर का। तो इसमें पहला है फीवर, फीवर कैन बी अ कॉज, हेड इंजरी कैन बी अ कॉज, हाइपोग्लाइसीमिया कैन बी अ कॉज, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन बी अ कॉज, CNS इन्फेक्शन एंड अल्कोहल ड्रग विथड्रॉवल, ये सारे इसमें कॉजेस हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सीजर, कितने टाइप के सीजर होते हैं। तो पहला आपका जनरलाइज सीजर और दूसरा है फोकल सीजर। जनरलाइज सीजर एंड फोकल सीजर। सो जनरलाइज सीजर में आता है टोनिक क्लोनिक सीजर जिसको हम ग्रैंड मॉल सीजर कहते हैं, एब्सेंट सीजर जिसको हम पिट मॉल सीजर कहते हैं। फोकल सीजर में क्या आता है, फोकल सीजर में आता है सिंपल पार्शियल सीजर एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। सो फोकल में सिंपल पार्शियल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल, और हमारा जनरलाइज में ग्रैंड मॉल और पिट मॉल। ग्रैंड मॉल कौन सा है, टोनिक क्लोनिक, और पिट मॉल कौन सा है, एब्सेंट सीजर। सो पिट मॉल एंड ग्रैंड मॉल, ये दो सीजर्स हमारे आते हैं बेसिकली। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है अपना फोकल सीजर। सो इसमें पेशेंट क्या है, अवेयर, कॉन्शियस है पेशेंट कॉन्शियस है। इम्पेयर्ड अवेयरनेस है ना, अवेयरनेस इम्पेयर्ड देखने को मिल सकती है, इम्पेयर्ड अवेयरनेस देखने को मिल सकती है। जनरलाइज सीजर, तो जनरलाइज सीजर में क्या होता है, पहला टाइप टोनिक क्लोनिक, एब्सेंस जिसको हम पिट मॉल कहते हैं, मायोक्लोनिक और एटोनिक। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि टोनिक क्लोनिक में क्या होता है, एब्सेंस में क्या होता है, पिट मॉल में क्या होता है। सो ये है हमारा पहला टोनिक क्लोनिक का एक इमेज जिसको हम ग्रैंड मॉल सीजर कह रहे हैं। टोनिक फेज 10 to 30 सेकेंड। देन नेक्स्ट है आपका क्लोनिक फेज 30 to 60 सेकेंड। सो टोनिक फेज में क्या है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है पेशेंट में, कोई भी मूवमेंट पेशेंट में नहीं हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं टोनिक फेज। देन नेक्स्ट है आपका क्लोनिक फेज 30 to 60 सेकेंड। सॉरी। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे फोकल सीजर, पार्शियल सीजर को। फोकल सीजर विच इज ऑल्सो नोन एज पार्शियल सीजर बीइंग इन वन हेमिस्फीयर, किसी एक हेमिस्फीयर ब्रेन में होता है। फोकल अवेयर सीजर, प्रीवियसली इसको हम सिंपल पार्शियल सीजर कहते थे। इसमें क्या है, जो पेशेंट का कॉन्शियसनेस है वो प्रिजर्व्ड है, मतलब वो पेशेंट कॉन्शियस रहेगा। ड्यूरेशन क्या है, सेकेंड, कुछ सेकेंड्स टू कुछ मिनट तक की इसकी ड्यूरेशन रहती है। मोटर सिम्टम्स, जर्किंग ऑफ वन हैंड, फेस और लेग। सेंसरी सिम्टम्स, टिंगलिंग और नंबनेस। विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो सकता है। स्वेटिंग हो सकती है, पैल्पिटेशन हो सकता है, इमोशनल चेंजेस हो सकते हैं, फियर, डर लगेगा पेशेंट को, एंग्जाइटी होगी। देन पेशेंट कैन रिस्पॉन्ड एंड रिकॉल। ऑब्जर्व करना है हमको पेशेंट को एज नर्स, और हमको रीअश्योर भी करना है। सो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। और बेसिकली इस वाले सीजर में क्या हो रहा है, पेशेंट जो है वो उसका कॉन्शियसनेस प्रिजर्व्ड है और कुछ सेकेंड से कुछ मिनट तक के लिए ये सीजर आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर। फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर। सो प्रीवियसली इसको हम क्या कह रहे थे, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। प्रीवियसली इसको हम क्या कह रहे थे, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। सो कॉन्शियसनेस इज इम्पेयर्ड, कॉन्शियसनेस क्या है, इम्पेयर्ड है। ड्यूरेशन 1 to 2 मिनट्स, उसका क्या था, कुछ सेकेंड से कुछ मिनट। इसमें कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड है। जो हमने पहले वाला पढ़ा था उसमें क्या था, कॉन्शियसनेस प्रिजर्व थी, कॉन्शियसनेस प्रेजेंट थी, बट इसमें कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड है। इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, स्टीयरिंग, ऑटोमेटिज्म है ना, लिप स्मैकिंग करेगा पेशेंट, लिप स्मैकिंग, च्यूमिंग, ऐसे मूवमेंट्स करेगा। कंफ्यूजन विल बी देयर एंड पोस्ट इक्टल ड्राउजनेस। पोस्ट इक्टल का मतलब इक्टल, पोस्ट इक्टल, प्री इक्टल। सो पोस्ट इक्टल का मतलब होता है आफ्टर द सीजर, मतलब ये जो सीजर की एक्टिविटी है उसके बाद पेशेंट को ड्राउजनेस, चक्कर जैसा फील हो सकता है। नर्सिंग पॉइंट क्या है, प्रोटेक्ट करना है पेशेंट को, हमको पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है कि पेशेंट को कोई इंजरी ना हो। वी हैव टू प्रोटेक्ट द पेशेंट। देन रीओरिएंट आफ्टर सीजर, हमको क्या करना है, पेशेंट को रीओरिएंट करना है। एंड डू नॉट रीस्ट्रेन, वी शुड नॉट रीस्ट्रेन द पेशेंट। क्यों नहीं करते रीस्ट्रेन पेशेंट को, क्योंकि चांसेस है कि पेशेंट को फ्रैक्चर हो सकता है। अगर आप सीजर आ रहे पेशेंट को और आपने उसको बांध दिया तो चांसेस है कि पेशेंट को फ्रैक्चर हो सकता है। सो डू नेवर रीस्ट्रेन द पेशेंट। सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे, सेकेंड कैटेगरी, दैट इज जनरलाइज सीजर। सो जनरलाइज सीजर में क्या होता है, ये बोथ हेमिस्फीयर को इन्वॉल्व करता है, ब्रेन के लेफ्ट और राइट, है ना। सो ब्रेन के लेफ्ट और राइट दोनों हेमिस्फीयर को ये इन्वॉल्व करता है।
जैसे पहला आता है हमारा टोनिक क्लोनिक, जिसको हम ग्रैंड मॉल सीजर भी कहते हैं। इसके फेजेस हैं टोनिक फेज, क्लोनिक फेज, पोस्ट इक्टल फेज। सो टोनिक फेज में मसल स्टिफनिंग होंगी, क्राई होगा, एपनिया होगा। मसल स्टिफनिंग पेशेंट जो इंडिविजुअल है, ये बेसिकली बच्चों में होता है, क्राई करेगा, और एपनिया, एब्सेंस ऑफ, एपनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। सो ये देखने को मिलेगा। देन क्लोनिक फेज, रिदमिक जर्किंग ऑफ लिम्स, रिदमिक जर्किंग मूवमेंट्स ऑफ लिम्स। देन कंफ्यूजन एंड स्लीप, कंफ्यूजन एंड स्लीप। देन नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल फीचर्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, टंग बाइटिंग, इनकॉन्टिनेंस एंड साइनोसिस। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, टंग बाइटिंग, पेशेंट कैन बाइट द टंग, इनकॉन्टिनेंस एंड साइनोसिस। देन हमको क्या करना है? टर्न पेशेंट टू साइड। हमको पेशेंट को, जहाँ पे भी पेशेंट, इंडिविजुअल पेशेंट है, उसको टर्न करना है एक साइड में। देन वी हैव टू प्रोटेक्ट द हेड ऑफ द पेशेंट, एंड हमको देखना है कि कितने टाइम के लिए ये सीजर की एक्टिविटी पेशेंट में थी। नेक्स्ट है आपका एब्सेंट सीजर। सो एब्सेंट सीजर को हम पिटमॉल सीजर भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है चिल्ड्रंस में, और 5 to 10 सेकेंड के लिए होता है। सडन स्टेयरिंग इसमें भी होगी पेशेंट में, लिप्स पैकिंग और आई ब्लिंकिंग वाले मूवमेंट्स करेगा, है ना, लिप्स पैकिंग और आई ब्लिंकिंग के मूवमेंट्स करेगा पेशेंट। नो पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन। सो हमने पहले वाले में क्या पढ़ा था कि पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन हो सकता है, पोस्ट इक्टल ड्राउजीनेस हो सकता है। इसमें कोई भी पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन या ड्राउजीनेस नहीं प्रेजेंट है। अकर्स मल्टीपल टाइम्स डेली, है ना। तो ये वाला जो सीजर है ऐसे बच्चों में मल्टीपल टाइम्स, मतलब बहुत बार ये सीजर आता है। ईजिली मिस्ड, चाइल्ड रिज्यूम्स एक्टिविटी इमीडिएटली, मतलब सीजर आया उसके बाद बच्चे ने फिर एक्टिविटी शुरू कर दी। तो ये है हमारा एब्सेंट टाइप ऑफ सीजर। एब्सेंट टाइप इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा कब आ रहा है कब चला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका मायोक्लोनिक सीजर। सो इसमें सडन ब्रीफ मसल जर्क होंगे, अफेक्ट करता है आर्म्स और शोल्डर को। नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मे कॉज ड्रोपिंग ऑब्जेक्ट, ऑफन अकर्स इन द मॉर्निंग। सो ये बेसिकली मॉर्निंग से होता है, और ड्रूपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब हाथ से, जैसे मेरे हाथ से ये पेन का ड्रॉप होना, सो ड्रूपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ये हमेशा मॉर्निंग में होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका 4th टाइप एटोनिक सीजर। सो इसमें ड्रॉप अटैक्स आते हैं। ओके, सो कौन सा टाइप का ड्रॉप अटैक, कौन सा टाइप है ये, कौन सा टाइप है ये? एटोनिक सीजर्स। इसमें क्लिनिकल फीचर क्या होगा? सडन लॉस ऑफ मसल टोन। जो पेशेंट का मसल टोन है उसका सडन लॉस हो जाएगा। पेशेंट कोलैप्स हो सकता है, ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। सो एज नर्सेस हमको क्या देखना है कि यहाँ पे हाई रिस्क है इंजरी की। सो हेलमेट हम यूज़ कर सकते हैं हेड को सेव करने के लिए, और सेफ्टी एजुकेशन भी पेशेंट के लिए इसेंशियल है। ओके, नेक्स्ट है आपका टोनिक सीजर। सो टोनिक सीजर का क्या क्लिनिकल फीचर आता है? सडन मसल स्टिफनेस ऑफन ड्यूरिंग द स्लीप। सडन मसल स्टिफनेस हो सकती है ड्यूरिंग द स्लीप। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। नेक्स्ट आप पता है क्लोनिक सीजर, इसमें रिपीटेटिव रिदमिक जर्किंग मूवमेंट होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, और लेस कॉमन अलोन, मतलब लेस कॉमन है, अकेले में ज़्यादा कॉमन है। सो तो है हमारा टोनिक और क्लोनिक। सडन मसल स्टिफनेस इसमें ऑफन ड्यूरिंग द स्लीप टाइम हो रही है, और इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है स्टेटस एपिलेप्टिकस। सो जैसे हमने एजमा में पढ़ा था स्टेटस एस्थमेटिकस, वैसे इसमें भी होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस। सो इट इज़ अ मेडिकल एमरजेंसी, इट इज़ अ मेडिकल एमरजेंसी, एक एमरजेंसी कंडीशन है। कंटिन्यूअस सीजर फॉर मोर देन और इक्वल टू 5 मिनट इज कॉल्ड स्टेटस एपिलेप्टिकस। 2 or more सीजर विदाउट रीगेनिंग कॉन्शियसनेस। 2 या 2 से ज़्यादा बार पेशेंट को झटके आ रहे हैं और वो कॉन्शियस नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस। उस कंडीशन को हम कहेंगे क्या? स्टेटस एपिलेप्टिकस। और कंटिन्यूअस सीजर्स आ रहे हैं, मतलब लगातार झटके पेशेंट को आ रहे हैं फॉर मोर देन 5 मिनट्स। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? इसमें हमको पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, आईवी बेंजोडाइजापीन देना है, और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी है पेशेंट की। ओके, नेक्स्ट है आपका क्विक रिवीजन टेबल।
सो सीजर का टाइप, कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है कि नहीं, और क्या की फीचर है, ये हम देख के रिवाइज करेंगे। पहले हमारा फोकल अवेयर सीजर, इसमें कॉन्शियसनेस इंटैक्ट है, लोकलाइज सिम्टम्स होते हैं। दूसरा हमारा फोकल इम्पेयर्ड, उसमें इम्पेयर्ड होता है कॉन्शियसनेस और ऑटोमेटिक सिम्टम्स होते हैं। तीसरा हमारा टोनिक क्लोनिक सीजर, इसमें कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो जाता है, स्टिफनिंग प्लस जर्की फीचर्स आते हैं। चौथा है हमारा एब्सेंट सीजर, इसमें ब्रीफ लॉस होता है और स्टीयरिंग स्पेल्स होते हैं। पांचवा है हमारा मायोक्लोनिक सीजर, इसमें यूजुअली इंटैक्ट होता है, सडन जर्क्स होते हैं। छठवां है हमारा एटॉनिक सीजर, इसमें ब्रीफ लॉस होता है और इसमें पेशेंट का सडन फॉल होता है। सो ये क्विक रिवीजन टेबल है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब आपको जब भी लगे कि सारे कन्फ्यूजन हो रहे हैं सारे टाइप्स में, तो ऐसे लिख लो। पहला फोकल अवेयर, उसमें कॉन्शियसनेस इंटैक्ट है। दूसरा फोकल इम्पेयर्ड, उसमें कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड है। तीसरा टोनिक क्लोनिक है, तो टोनिक क्लोनिक में लॉस्ट हो जा रहा है, एब्सेंस में ब्रीफ है। इसको एकदम स्क्रीनशॉट लेकर लिख लो अपनी कॉपी में, एकदम ये इजी आपका वे है कि आपको कैसे याद रहेगा। आपको जब भी सीजर टाइप कोई भी पूछे कि टोनिक क्लोनिक में कॉन्शियसनेस का क्या हो रहा था, तो आप सोचोगे टोनिक क्लोनिक में कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो रहा था और फीचर्स कैसे आ रहे थे, स्टिफनिंग और जर्किंग वाले। अगर आपसे कोई पूछे कि एब्सेंस में क्या हो रहा है, एब्सेंस टाइप्स ऑफ सीजर में, तो एब्सेंस टाइप सीजर में ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है और स्टीयरिंग स्पेल्स दिख रहा है। ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टीयरिंग। ये क्विक एग्जाम रिवीजन टेबल आपके लिए मैंने बनाई हूँ, ताकि आपको अगर आप तुरंत आपको रिवाइज करना हो कि कैसे मैं रिवाइज कर लूँ विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, और सारे टाइप्स रिवाइज हो जाए। मतलब आपने याद कर लिया कि एब्सेंस में ये हो रहा है, लॉस्ट है, मिस में ये है, तो आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा एक एक कंटेंट पे, है ना, और ऐसे आपको रिवाइज भी रहेगा, लर्न भी रहेगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। ओके, नर्सिंग केयर क्या करनी है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट, व्हाट आर द डूज एंड डोंट इन सीजर। सो पहले स्टे विद द पेशेंट, स्टे विद द पेशेंट। अगर पेशेंट को सीजर आ रहा है तो आपको पेशेंट के साथ रहना है। टर्न पेशेंट टू द साइड, पेशेंट को क्या करना है, टर्न करना है टू द साइड। प्रोटेक्ट हेड, प्रोटेक्ट द पेशेंट हेड, पेशेंट के हेड को प्रोटेक्ट करना है। लूजन टाइट क्लोथ्स, अगर पेशेंट ने बहुत टाइट क्लोथ्स पहने हैं, सो वी हैव टू लूजन दैट टाइट क्लोथ्स। एंड टाइम द सीजर, हमेशा वी हैव टू टाइम द सीजर, कि कितने मिनट का ये जो सीजर एक्टिविटी पेशेंट में हुई है वो कितने मिनट की हुई है। देन व्हाट आर द डोंट, व्हाट आर द डोंट, वी शुड नॉट रिस्ट्रेन द पेशेंट, नेवर, नेवर रिस्ट्रेन द पेशेंट, हमको पेशेंट को बांध के नहीं रखना है। देन पुट ऑब्जेक्ट इन माउथ, हमको क्या है, डोंट पुट ऑब्जेक्ट, है ना, डोंट पुट ऑब्जेक्ट्स इन माउथ, डोंट रिस्ट्रेन पेशेंट, पेशेंट को ना हमको बांध के रखना है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट, जैसे सीजर आते हैं तो कुछ लोग अब देखते हो स्पून लगाते हैं या फिर टीथ्स में, तो ये सारी चीज़ें हमको नहीं करनी, शुड बी अवॉइडेड, रिस्ट्रेनिंग द पेशेंट शुड बी अवॉइडेड, पुटिंग थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। देन गिव फूड और फ्लूइड्स, अगर पेशेंट को सीजर आ रहा है तो आप उसको फूड और फ्लूइड नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे फूड और फ्लूइड, अगर सपोज पेशेंट को सीजर आ रहा है और अपने फूड और फ्लूइड दे दोगे, क्या करेगा पेशेंट, पेशेंट विल एस्पिरेट, एस्पिरेट कर लेगा, एस्पिरेशन होगा, पेशेंट के लंग्स तुरंत कोलैप्स हो जाएंगे, पेशेंट शॉक में चला जाएगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें हमको नहीं करनी है अगर किसी भी इंडिविजुअल को सीजर की एक्टिविटी देखने को मिल रही है तो, और ये सारी चीज़ें हमको पेशेंट के साथ करनी है, हमको पेशेंट के साथ रहना है, हमको पेशेंट को एक साइड टर्न करना है, हमको क्या करना है, पेशेंट के हेड को प्रोटेक्ट करना है, हमको अगर उसने बहुत टाइट एंड क्लोज पहने हैं तो उसको लूजन करना है, दैट्स ऑल। ओके, हम क्यों उसको टर्न साइड करते हैं, ताकि जो सिक्रेशन से वो बाहर आ जाए, पेशेंट एस्पिरेट ना करे, और ये भी करते हैं कि सीन सेफ्टी हो, है ना, सीजर एक्टिविटी कभी भी आ सकती है तो सीन सेफ्टी हो वहाँ। सो आप देखते होंगे जब भी मैंने हैव सच केस मैंने देखा है कि सीजर्स आते हैं तो लोगों का बहुत मिथ है कि वो कुछ उसको स्मेल कराते हैं, कुछ टीथ में डालते हैं। सो एज नर्सेस ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज नर्सेस कि हम उनको सिखाएं कि ये दिस ऑल शुड बी अवॉइडेड, मतलब लोगों को झटका रहा है तो वो क्या करना, चप्पल से मार रहे हैं, सो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, दिस शुड बी अवॉइडेड, मतलब उनको कुछ ना कुछ फूड बाय माउथ कुछ नहीं देना है, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सीजर। 3 कंडीशंस थी, पहले थी कोरिया, दूसरी थी सीजर और तीसरी हमारी एपिलेप्सी। सो व्हाट इज एपिलेप्सी, क्या होती है एपिलेप्सी? सो एपिलेप्सी इज अ क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विथ रिकरेंट
एपिलेप्सी इज अ क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है ये? क्रॉनिक विथ रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर, विथ रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर, बार बार आने वाले सीजर्स इसमें होते हैं, रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर्स। ये है हमारा हेल्दी ब्रेन, ये हमारे यहाँ फोकल सीजर वाला, और ये जनरलाइज एपिलेप्सी वाला ब्रेन। ओके, सो मैंने क्या बताया था, सीजर में एक एपिसोड आ रहा है, एक सिंगल एपिसोड आ रहा है। एपिलेप्सी में वही सिंगल एपिसोड रिकरेंट बार बार आ रहा है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? एपिलेप्सी। ओके, सो अभी हम देखेंगे क्या डिफरेंस है सीजर और एपिलेप्सी में। मैंने पहले बता दिया बट स्टिल लेट्स चेक वंस। तो पहले आपका सीजर और दूसरा आपका एपिलेप्सी। तो पहला डिफरेंस क्या है? इट इज अ सिंगल इवेंट, इट इज अ सिंगल इवेंट, एंड एपिलेप्सी इज अ क्रॉनिक कंडीशन, एपिलेप्सी इज अ क्रॉनिक कंडीशन। सो पहला डिफरेंस क्या है? ये एक सिंगल इवेंट है, और ये इसमें क्या रिकरेंट होता है, ये बार बार पेशेंट को झटके आते हैं, बार बार पेशेंट को तो ये रिकरेंट है, और वो क्या है? सिंगल एपिसोड। देन इट मे बी प्रोवोक्ड, इट मे बी प्रोवोक्ड, देयर में भी ट्रिगर एजेंट, कोई ट्रिगर एजेंट हो सकता है जिसकी वजह से वो प्रोवोक्ड हुआ है। देन अनप्रोवोक्ड, सो एपिलेप्सी इज अनप्रोवोक्ड, यहाँ पे कोई भी ट्रिगर एजेंट नहीं है जिसने एपिलेप्सी को प्रोवोक किया है। टेम्परेरी, इट इज अ टेम्परेरी बट इट इज अ लॉन्ग टर्म, इट इज लॉन्ग टर्म। एपिलेप्सी क्रॉनिक कंडीशन, ये हमारे सीजर क्या है? एक्यूट कंडीशन है, ये प्रोवोक्ड हो सकता है बट ये नहीं प्रोवोक्ड है। और इसमें क्या है? एक सिंगल इवेंट इन्वॉल्व होता है, एक सिंगल इवेंट से होता है, और इसमें मल्टीपल इवेंट, रिकरेंट बार बार झटके आते हैं। सो ये हो गया डिफरेंस। सो ये है हमारा नेक्स्ट एपिलेप्सी का कॉज। क्या क्या एपिलेप्सी में कॉज होते हैं? सॉरी, क्या क्या एपिलेप्सी में कॉज होता है? सो पहला है आपका जेनेटिक, पहला क्या है? जेनेटिक, दूसरा ब्रेन डैमेज, तीसरा ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया, चौथा क्या है? अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, है ना, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। तो पहला है जेनेटिक, दूसरा है ब्रेन डैमेज, तीसरा है ब्रेन इन्फेक्शन, चौथा है अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। सो ये सारे एपिलेप्सी के कॉज हो सकते हैं। Causes of epilepsy, idiopathic primarily, no identifiable causes, often genetic, normal brain structure. So idiopathic है, कोई identifiable causes नहीं है, often genetic है, normal brain structure. Secondary cause head injury, trauma, stroke, serious infection, congenital birth trauma या metabolic disorder या alcohol drug withdrawal. सो ये सारे सेकेंडरी कॉजेस। प्राइमरी कॉजेस क्या क्या थे? पहला तो इडियोपैथिक, नॉट नोन, है ना, आइडेंटिफाइड कॉज नहीं था, मे बी जेनेटिक हो सकता है, और मे बी कोई ब्रेन स्ट्रक्चर में एब्नॉर्मलिटी है तो उसकी वजह से हो सकता है। सेकेंडरी कॉज में जितने भी ब्रेन के डिसऑर्डर्स, सेकेंडरी कॉज में जितने भी ब्रेन के डिसऑर्डर्स, लाइक हेड इंजरी, किसी को हेड इंजरी हुआ उसके बाद से उसको एपिलेप्सी आने लगी, किसी को ब्रेन ट्यूमर्स है उसकी वजह से एपिलेप्सी आ रही है, किसी को स्ट्रोक है, सीवी, है ना, सीवी। सो किसी को स्ट्रोक है उसकी वजह से किसी को सीवी स्ट्रोक है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है तो उसकी वजह से। देन सीएनएस इन्फेक्शन, किसी भी तरह का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन, वो मेनिंजाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, सो इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन। कंजेनाइटल ब्रेन मैलफॉर्मेशन, कंजेनाइटल ब्रेन मैलफॉर्मेशन भी एक कॉज होता है, कंजेनाइटल ब्रेन मैलफॉर्मेशन। बर्थ ट्रॉमा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, अल्कोहल और ड्रग विड्रॉवल, अल्कोहल और ड्रग विड्रॉवल कैन बी अ कॉज। तो ये सारे हमारे कॉजेज हो सकते हैं, सेकेंडरी कॉजेज हो सकते हैं फॉर एपिलेप्सी। अल्कोहल कंजप्शन इज़ नॉट गुड, सो ऑलवेज इन माई वीडियोज जब भी मैं लेक्चर्स ले रही हूँ मैं सबको यही कहती हूँ कि अगर कोई बहुत एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, यू हैव टू टेल देम कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके, और क्या क्या बेसिक फीचर्स, क्या क्या कंडीशंस वो इंडिविजुअल इन्वॉल्व कर रहा है अपने लाइफ में। सो ये थे हमारे कुछ बेसिक फीचर्स। नेक्स्ट है हमारा एपिलेप्सी का सिम्टम। पहला क्या होता है इसमें? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एंग्जाइटी, स्टेयरिंग, है ना, स्टेयरिंग एक तरह से दिख रहा है, कॉन्शियसनेस लॉस हो गया है उसका,
बहुत एंशियस दिखेगा पेशेंट, एंग्जाइटी दिखेगी, वीकनेस होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड जर्की मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन और जर्की मूवमेंट होगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखाया है एक इमेज। सो एपिलेप्सी एक डिसऑर्डर है जिसमें बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल रिदम्स, जैसे हमारे हार्ट में रिदम्स होती है, हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, पी वेव है, क्यू वेव है, आर वेव, वैसे हमारे ब्रेन में भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। और वही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर डिस्टर्ब हो गई, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर डिस्टर्ब हो गई सॉरी, तो वो कॉज करती है एपिलेप्सी और सीजर जैसे डिसऑर्डर्स। और यहाँ पे काबा इनहिबिटर्स, सो ट्रांस इमिटिंग, और ये क्या कर रहा है, ये जाके एक्ट कर रहा है यहाँ, और फिर ये क्या कर रहा है, जो हमारे ग्लूटा और गाबा इनहिबिटर्स है उनको इनहिबिट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ज़्यादा प्रोड्यूस कर दे रहे हैं जिसकी वजह से सीजर हो रहा है। ओके, एक डिटेल क्लिनिकल फीचर्स हम डिस्कस करते हैं बिफोर सीजर से पहले जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं ऑरा। सो ऑरा इज़ नॉट समथिंग मतलब हाई और जिस लोग कहते हैं ना कि ऑरा बहुत हाई है, शी इज़ दस, तो ऑरा हाई है, ऐसी चीज़ें। सो ऑरा एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे ऑरा का मतलब कि जो पेशेंट को फीचर्स आ रहे हैं बिफोर द सीजर, जो झटका आ रहा है, जो एपिलेप्सी आ रहा है, उससे पहले जो फीचर्स आ रहे हैं उसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ऑरा। सो व्हाट इज ऑरा बिफोर सीजर? स्ट्रेंथ स्मेल और टेस्ट, पेशेंट को लगता है कि मुझे कुछ स्मेल कर रहा है, ये जो मैं पानी पी रहा हूँ, ये जो मैं पानी पी रही हूँ, ये इसका टेस्ट बहुत ख़राब है। स्ट्रेंथ स्मेल और टेस्ट। देन विजुअल डिस्टर्बेंस, पेशेंट को डिप्लोपिया है ना, पेशेंट को डिप्लोपिया या फिर ब्लड विजन, आप देखोगे हमने जितनी भी न्यूरो की डिसीज़ पढ़ी है उसमें डिप्लोपिया ब्लड विजन बहुत कॉमन है। सो ये होता है क्योंकि हमारी जो क्रीनियल नर्व्स हैं वो सारे क्या रिलेटेड है हमारे ब्रेन से। सो ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। और फियर और एंग्जाइटी, पेशेंट में भी पेशेंट को हो सकता है बहुत फियर हो, एंग्जाइटी हो, पेशेंट को डिजीनेस हो, चक्कर आ रहा हो पेशेंट को। नेक्स्ट ड्यूरिंग सीजर यानी कि इक्टल फेज में क्या क्या पेशेंट को होगा। सो डिपेंड्स ऑन सीजर टाइप, ये डिपेंड करता है सीजर के टाइप पे, किस टाइप का सीजर आया है पेशेंट को। सो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, मसल स्टिफनिंग होगी, जर्किंग मूवमेंट्स होंगे, स्टेयरिंग स्पेल्स, ऑटोमेटिज्म, लिप्स पैकिंग और टंग बाइटिंग, इनकॉन्टिनेंस। तो पेशेंट को क्या होगा, कॉन्शियसनेस उसका लॉस हो सकता है। देन मसल स्टिफरिंग प्रेजेंट हो सकती है पेशेंट में, मसल स्टिफरिंग, जर्किंग मूवमेंट्स, मसल स्टिफरिंग और जर्किंग मूवमेंट्स हो सकता है। स्टेयरिंग स्पेल्स है ना, जैसे वो क्या है, वो स्टेयरिंग ऐसे घूर घूर के देखेगा, वो स्टेयरिंग स्पेल्स। ऑटोमेटिज्म, लिप्स पैकिंग होगी, ऑटोमेटिज्म वाले फीचर्स आ सकते हैं। अगर पेशेंट का टंग ड्यूरिंग द सीजर, अगर पेशेंट का जो टंग है वो 30 के बीच पे आ गया तो टंग बाइटिंग के भी बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। सो टंग बाइटिंग हो सकती है और इनकॉन्टिनेंस, ये सारे फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका आफ्टर सीजर, पोस्ट इक्टल फेज। सो कंफ्यूजन होगा, हेडेक होगा, फैटिग, ड्राउजीनेस एंड मसल सोरनेस। सो जब पेशेंट को सीजर आ चुका उसके बाद भी कुछ फीचर्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं। जैसे कभी कभी पेशेंट को सीजर आ गया, झटका खत्म हो गया, पेशेंट स्टेबलाइज है, तो पेशेंट बहुत कंफ्यूज होगा कि क्या हुआ था मेरे साथ, कुछ हुआ था क्या, ऐसा कंफ्यूज रहेगा। देन पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे हेडेक लग रहा है, आई एम हैविंग हेडेक। देन पेशेंट कहेगा कि मुझे थकान भी लग रही है, आई एम हैविंग फैटिगनेस और ड्राउजीनेस, चक्कर आ रहे हैं। और उसको लगेगा कि मैं मसल्स में बहुत पेन, मसल में बहुत पेन उसको फील होगा। तो ये सारे पोस्ट इक्टल फीचर्स है जो हमारे पेशेंट को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिस, कैसे आप डायग्नोज करोगे। सो अ डिटेल हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिटेल हिस्ट्री आपको लेनी ही पड़ेगी पेशेंट की, कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कितने टाइम का था, क्या किसी ने टाइम देखा था, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको सीजर आया था, कि किसी ने ये चेक किया था। तो ये सारी डिटेल हिस्ट्री हम लेंगे। नेक्स्ट ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, सीटी एमआरआई ब्रेन की कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे। सो ईईजी में क्या होता है, ठीक है, हैविंग इमेज ऑफ ईईजी, हाँ ये देखो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये मुझे लग रहा था मैंने एक इमेज डाली है। सो ईईजी, सो जैसे मैंने बताया ना कि जैसे हमारे
हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, उसको हम ECG से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से मेजर करते हैं कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी है। वैसे ही जो हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसको हम इस EEG मशीन से, ये जो EEG मशीन है उससे हम करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, ये देखो इसके सर पे कितने सारे इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, दिख रहा है जहाँ जहाँ मैं पॉइंट कर रही हूँ। सो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पेशेंट के हेड पे हम इंसर्ट करते हैं और उस इलेक्ट्रोड से हम पेशेंट की ब्रेन वेव्स की एक्टिविटी देखते हैं। सॉरी। सो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। सो ये पर्टिकुलर प्रोसीजर हम कराते हैं। और क्या था इसमें, CT स्कैन या फिर MRI स्कैन भी हम पेशेंट का करा सकते हैं और हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं टू रूल आउट कि कोई पेशेंट को कोई मेटाबॉलिक कॉज तो नहीं है सीजर का। सो ये था हमारा डायग्नोसिस का पोर्शन। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी। अब अगर किसी को एपिलेप्सी आ रहा है, किसी को झटका आ रहा है, तो कैसे मैनेज करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दिस कंडीशन। सो पहला है आपका मेडिकल मैनेजमेंट। पहला है इसमें एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, AEDs, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। कुछ पर्टिकुलर AEDs हैं, कुछ पर्टिकुलर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। पहला है इसमें फेनेटोइन, द नेक्स्ट है इसमें कार्बामाज़ेपाइन, सोडियम वैल्पोरेट, ओनली, सो सोडियम वैल्पोरेट, लेवोटिरासीटम एंड लेमोट्रोजेन। सो ये कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स हैं, लेवोट्रोजेन, लेवोटिरासीटम, सोडियम वैल्पोरेट, कार्बामाज़ेपाइन, फेनेटोइन, ये कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी। ओके, नेक्स्ट है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सोचो सर्जरी भी होती है एपिलेप्सी पे, है ना। सो क्या होगा सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर ड्रग रेजिस्टेंस एपिलेप्सी। अगर कोई ऐसी किसी पेशेंट को, इंडिविजुअल को ऐसी एपिलेप्सी हो गई है कि कोई भी ड्रग ही नहीं काम कर रहा, कोई ड्रग फंक्शन नहीं कर रहा है, कोई ड्रग वर्क ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम सर्जिकल मैनेजमेंट कराते हैं, ऐसे कंडीशन में हम सर्जिकल मैनेजमेंट कराते हैं। सो फॉर ड्रग रेजिस्टेंस एपिलेप्सी, रिमूवल ऑफ सीजर फोकस एरिया, जो फोकाई है, जहाँ से वो, जो फोकाई बना है, जहाँ से वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है ना, उस फोकाई को हम रिमूव कर देते हैं, वो जो फोकाई है उसको रिमूव कर देते हैं। तो इसमें टेम्पोरल लोबेक्टमी है, क्योंकि बेसिकली टेम्पोरल लोबेक्टमी रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ सीजर प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द टेम्पोरल लोब। सो टेम्पोरल लोब में जो सीजर प्रोड्यूसिंग एरिया है उसको टेम्पोरल लोबेक्टमी करके उस लोब को रिमूव कर देते हैं। ये एक हमारा सर्जरी है। नेक्स्ट है इसमें लेसेनेक्टमी। सो लेसेनेक्टमी क्या है, लेसन, जो लेजन फॉर्म हुआ है, जो ट्यूमर या कुछ भी फॉर्म हुआ है जिस वजह से हो सकता है कि ये अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही हो उस वजह से, तो वो जो पर्टिकुलर लेजन है उस लेजन को निकालते हैं, लेजनेक्टमी। सो लेजनेक्टमी में हम क्या करते हैं, इंडिकेशन क्या है, सीजर कॉज्ड बाय ए लोकलाइज लेशन। जैसे मैंने कहा ये एक लोकलाइज लेशन है, उस वजह से सीजर हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे लेजनेक्टमी। ट्यूमर, स्कैर, सिस्ट, वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन। तो इसमें क्या हो सकता है आपका, ट्यूमर हो सकता है, स्कैर हो सकता है, सिस्ट हो सकता है। ट्यूमर, कोई सा भी ट्यूमर हो सकता है जो लेजन बन गया हो, कोई स्कैर हो सकता है, कोई सिस्ट हो सकता है, या फिर कोई भी इंट्रावैस्कुलर मैलफॉर्मेशन, कोई भी इंट्रावैस्कुलर मैलफॉर्मेशन हो सकता है। सो इसमें हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ लेशन ओनली, जो लेशन बना है, जो लेशन फॉर्म हुआ है उस लेशन को ही बस हम निकालते हैं। जैसे अगर हमारे ब्रेन में हम कह रहे हैं कि इस पार्ट पे एक लेशन फॉर्मेशन हो गया है, इस पार्ट पे एक लेशन फॉर्मेशन हो गया, तो इस लेसेनेक्टमी में इस पर्टिकुलर लीशन को बस रिमूव करते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या करते हैं, ये जो लीशन फॉर्म हो गया है इसको बस रिमूव करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लेसेनेक्टमी। सो पहला वाला हमारा क्या था, टेम्पोरल लोबेक्टमी। उसमें जो टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब से जहाँ पे भी फोकाई है, जो फोकाई सेंटर है, उस सेंटर को रिमूव करते हैं। सो ये दो सर्जरी है हमारी। एक और सर्जरी है कॉर्पस कोलोस्टमी। सो इसमें सीवियर जनरलाइज सीजर्स में ये सर्जरी में हम करते हैं, सीवियर जनरलाइज सीजर कंडीशन में ये सर्जरी में करते हैं। एटॉनिक सीजर, ड्रॉप अटैक। सो एटॉनिक सीजर अगर आ रहा है, बार बार ड्रॉप अटैक्स आ रहे हैं, तो हम करेंगे कटिंग द कॉर्पस कोलेसम। जो कॉर्पस कोलेसम है उसको ही कट कर देते हैं, क्योंकि वो जो कॉर्पस कोलेसम है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ द सीजर। सो उस कॉर्पस कोलेसम को ही जब आप कट कर दोगे, है ना, जो वो सीजर प्रोड्यूस कर रहा था
उसको ही आपने काट दी तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, कि वो जो स्प्रेड था, जो कॉर्पस कोलोसम जो स्प्रेड कर रहा था एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, वो स्प्रेड विल बी स्टॉप, वो स्प्रेड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सो स्प्रेड रुक जाएगा, सो सीजर एक्टिविटी बिटवीन द हेमिस्फीयर विल बी स्टॉप, सीजर एक्टिविटी जो बिटवीन द हेमिस्फीयर हो रही थी वो भी स्टॉप हो जाएगी। नर्सिंग पॉइंट क्या है इस पूरे सर्जरी में, ये जो है रिड्यूस करती है सीजर्स की सिवियरिटी को, नॉट क्योर द सीजर, बस ये सीजर की सिवियरिटी को रिड्यूस करती है, डिक्रीजेस द सिवियरिटी, इट ओनली डिक्रीजेस द सिवियरिटी एंड नॉट क्योर, ये ट्रीट ही करती है, बस रिड्यूस करती है सिवियरिटी। नेक्स्ट है हमारा एमरजेंसी मैनेजमेंट। सो पहला इसमें स्टेटस एपिलेप्टिकस, स्टेटस एपिलेप्टिकस। सो क्या होता है इसमें, मेंटेन एयरवे। स्टेटस एपिलेप्टिकस में हमको क्या मैनेज करना है, हमको सबसे पहले पेशेंट का एयरवे मेंटेन कराना है। अगर इमरजेंसी में कोई ऐसा केस आ गया आपके पास तो आपको क्या करना है, आपको उसका एयरवे मेंटेन कराना, आपको चेक करना है कि एयरवे मेंटेन है या नहीं। देन ऑक्सीजन थेरेपी है ना, ऑक्सीजन पेशेंट हो सकते हैं एयरवे मेंटेन ना हो, सो हमको पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना है। देन आईवी बेंजोडाइजापीन, सो अगर पॉसिबल है तो हम पेशेंट को आईवी बेंजोडाइजापीन भी बोलेंगे लेने को। देन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, हमको क्या करना है, कंटिन्यूअस पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी है, हमको क्या करना है, कंटिन्यूअस पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी है, कंटिन्यूअस पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी है। सो पहले एयरवे मेंटेन कराओगे, ऑक्सीजन थेरेपी दोगे, आईवी बेंजोडाइजापीन दोगे और कंटिन्यूअस पेशेंट को मॉनिटर करोगे अगर कोई आपको इमरजेंसी में स्टेटस एपिलेप्टिकस का पेशेंट मिल रहा है तो। नेक्स्ट है आपका पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन। सो क्या आप पेशेंट और फैमिली को एजुकेशन दोगे, सबसे पहला है आपका मेडिकेशन एडेयरनेस। सो मेडिकेशन एडेयरनेस में हमको क्या करना है, जो भी हमारा इंडिविजुअल पेशेंट है हमको उसको बताना है कि जो भी हमने फेनोटोइन बेंजोडाइजापीन जो भी ड्रग हमने पेशेंट को बोला है कि आपको ये ड्रग लेनी है, वो ड्रग से पेशेंट को एडेयर है, ऐसा नहीं कि वो आज दवा ले रहा है और कल वो दवा छोड़ दे रहा है, उसको क्या करना है, मेडिकेशन एडेयरनेस रखना है। देन अवॉइड ट्रिगर्स, स्ट्रेस, स्लीप डिप्रिवेशन, मतलब जो भी ट्रिगर एजेंट है उस ट्रिगर एजेंट को हमको अवॉइड करना है, उस ट्रिगर एजेंट को क्या करना है, अवॉइड करना है। देन सेफ्टी प्रिकॉशंस, नो स्विमिंग अलोन, कभी पेशेंट को कहीं पे भी अकेले नहीं भेजना है। ऐसे जो पेशेंट होते हैं सीजर एक्टिविटी वाले, उनको कहीं पे भी सीजर आ सकता है, तो हमको उनको कहीं पे भी अकेले नहीं भेजना है। तो सेफ्टी प्रिकॉशन, एज नर्सेज दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको क्या करना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने हैं। वेयर मेडिकल अलर्ट आईडी, सो ऐसे पेशेंट्स को हम एक पर्टिकुलर आईडी पहनाते हैं, एक आईडी बैंड पहनाते हैं, वो आईडी बैंड उनको अलर्ट करता है जब भी बॉडी में उसको लगता है कि एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आने वाली है, तो वो क्या करता है, वो अलर्ट करता है, हमारी वो आईडी अलर्ट करता है कि हो सकता है ऑरा जनरेट हो रहा है, तो हो सकता है कि पेशेंट एक्टल फेज में जाएगा, पेशेंट को एपिलेप्सी आएगी। सो एक मेडिकल अलर्ट आईडी हम पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। ड्राइविंग रिस्ट्रिक्शन एडवाइज्ड, अब अगर आपके पास ऐसा पेशेंट है कि उसको सीजर आ सकता है, कभी भी उसको एपिलेप्सी आ सकता है, तो क्या आप ऐसे पेशेंट को कहोगे कि आप ड्राइव करो और वो भी अकेले, नेवर। तो हमको क्या करना है, पेशेंट को बताना है कि यू शुड अवॉइड ड्राइविंग, यू शुड अवॉइड ड्राइविंग, आपको ड्राइविंग नहीं करनी है, ड्राइविंग रिस्ट्रिक्शंस है ना, आपको ड्राइविंग नहीं करनी है, क्योंकि क्या पता है पेशेंट ड्राइव कर रहा हो उसको सीजर आ जाए, सो पेशेंट हैंडल नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ सीजर हो सकता है उसको आरटीए हो जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। सो ये सारे प्रिकॉशंस हमको फिर खुद जो पेशेंट है और उसकी फैमिली को ये सारे प्रिकॉशंस के बारे में एजुकेट कराना है कि आपको मेडिसिन हमेशा टाइम पे लेनी है, जो भी ट्रिगर एजेंट है उसको अवॉइड करना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस है ना, स्विमिंग अकेले नहीं करना है, कहीं अकेले बाहर नहीं जाना है, हमेशा मेडिकल आईडी, जो आपकी आईडी है उसको पहनना है, एक ब्रेसलेट टाइप बन के देते हैं या फिर यहाँ लगाते हैं, कहीं पे भी लगा के देते हैं, तो वो आईडी अलर्ट करती है पेशेंट को, और हमको ड्राइविंग रिस्ट्रिक्ट करना है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक रिवीजन पॉइंट क्या है, एपिलेप्सी क्या है, ये रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर है, सीजर क्या है, वो प्रोवोक था। देन ईईजी इज अ की डायग्नोस्टिक
टूल, मैंने पहले बताया, मैंने एक इमेज भी दिखाई थी आपको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम को, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स हम इंसर्ट कर रहे हैं, सर पे लगाते हैं, इंसर्ट नहीं करते सॉरी, बस सर पे चिपका देते हैं और फिर वो इलेक्ट्रोड ब्रेन वेव की जो एक्टिविटी है उसको वो बताती है, ब्रेन वेव की एक्टिविटी कैसी चल रही है ना। सो बहुत सारे इलेक्ट्रोड, सो ये एक की डायग्नोस्टिक टूल है, की डायग्नोस्टिक टूल है। नेक्स्ट आपका है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लाइक एडीज, है ना, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, हो सकता है पेशेंट को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना पड़ सके। सो एडीज में क्या क्या था आपका, फेनेटोइन, बेंजोडाइपेन, सो जो भी ये ड्रग्स थे, ये सब पर्टिकुलर ड्रग्स हम पेशेंट को बोलेंगे कि हो सकता है आपको ये ड्रग्स लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट के लिए लेना पड़ सकता है। सेफ्टी इज द प्रायोरिटी इन नर्सिंग केयर। सो हमारा मेन प्रायोरिटी क्या है, पेशेंट की सेफ्टी। हम क्या चाहेंगे कि पेशेंट शुड बी सेफ, तो ऐसे पेशेंट को हमको हमेशा बताना है कि आपको कैसे सेफ रह सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मूवमेंट डिसऑर्डर समझ में आया होगा कि मूवमेंट डिसऑर्डर क्या है, कैसे होता है, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं। सो आप इसको अच्छे से पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन कि मैम सीजर कन्वर्जन समझ नहीं आ रहा, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे पूछो। अगर आपको लग रहा है कि मैम थोड़ा फास्ट जा रही है तो आप वो भी बताओ, जब भी आपको जो भी डाउट लग रहा है आप वो बताओ। ओके, सो स्टडी हार्ड, और अगर ये पूरा मटेरियल आपको चाहिए तो इट इज़ अवेलेबल ऑन इन द ऐप, एग्जाम मार्क का एक ऐप है, आप उसको इंस्टॉल करो फ्रॉम द प्ले स्टोर, और फिर आप वहाँ पे आपको सारे नोट्स, जितने भी आपके सेमेस्टर वाइज नोट्स सब अवेलेबल है, सो वहाँ पे आपको नोट्स मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स से भी ये वीडियो शेयर करिए, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया तो आपने छोड़ दिया है ना। सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, उनके भी नॉलेज को इन्हेंस करो। एंड स्टिल अगर कोई डाउट है तो स्टिल आई एम टेलिंग, हमारा यूट्यूब पे जो चैनल है वहाँ पे कमेंट सेक्शन करो या इंस्टा पे पूछो, जहाँ पे भी आपको डाउट लग रहा है, जहाँ पे भी आपको एक्सेसिबल है, आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।